अच्छा देखे, तो ये इफ एल्स करना अच्छे से सीख गए और सारे, हेलो, हाँ डाल दिए 10। हम क्लास में हैं। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है, ऐसा नहीं है सब कुछ खत्म हो गया है या सब कुछ समझ में ही आ गया। अगर दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो पूछो। हाँ बोलो। हाँ हाँ। अच्छा ट्रू रहता है, ट्रू हाँ लिखा है ना ट्रू पहले। है। हाँ, एक चीज़ पहले ये समझो कि जब भी हम इफ का यूज करते हैं, इफ का मतलब क्या होता है? यदि या अगर है। तो जब अगर की बात होती है, इफ की बात होती है, तो हमेशा कोई ना कोई कंडीशन होती है। जैसे हम ही लोग नहीं कहते अगर बारिश नहीं होगी तो आएंगे, तो यहाँ एक कंडीशन है ना। अगर बारिश होने लगेगी तो नहीं जाओगे, अरे होने लगेगी तो नहीं आओगे, और बारिश नहीं होगी तो यहाँ पे आओगे। तो हमेशा क्या होता है, इफ के अंदर कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन। और जब जावा में दो चीजों को मैच किया जाता है, देखो तुमने एक बराबर भी देखा होगा, दो बराबर भी देखे होंगे। जैसे इन जगहों पे एक ही इक्वल्स टू है कि नहीं है? ये देखो इन जगहों पे कितने इक्वल है? एक। क्योंकि यहाँ पे दो चीजों को मैच नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू है जो एक वेरिएबल में डाली जा रही है। लेकिन जब अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, डबल इक्वल, तो जावा में जब भी दो चीजों को क्या करना हो, कंपेयर करना, तब हम यूज करते हैं क्या? डबल इक्वल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है ट्रू क्यों लिखा गया। ठीक है, ट्रू क्यों लिखा गया? तो अब जैसे देखो, ये जो WE जो भी लिखा हुआ है, WE यूजर नेम डॉट क्या लिखा हुआ है, इज डिस्प्लेड, सॉरी इज डिस्प्लेड, ये एक मेथड है। ये इज डिस्प्लेड एक क्या है? मेथड है। अब ये मेथड चलने के बाद कुछ काम करता है। क्या करता है ये मेथड? बस चेक करता है आपका एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। यहां डबल इक्वल टू ट्रू लगाने का मतलब यही है कि अगर ये क्या है, ट्रू है, देखो ट्रू डबल इक्वल टू ट्रू, तो मैच किया कि नहीं किया? अगर मान लो यही आपका यूजर नेम दिखाई न दे रहा होता, पेज पे दिखाई न दे रहा होता, तो इस डिस्प्लेड मेथड क्या रिटर्न करता? फॉल्स। ये क्या रिटर्न करता? फॉल्स। तो फॉल्स और ट्रू मैच नहीं करते भाई। दो अलग अलग चीजें कैसे मैच करेंगी? दो चीजें वही तो मैच करती हैं जो क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। इसीलिए यहां पे यूज किया गया इज डिस्प्लेड और डबल इक्वल टू क्या? ट्रू। अच्छा एक चीज और देखना है अभी, एक चीज और, इसके बाद क्या होगा? अगर ये मैच कर गया, मतलब यहां से भी ट्रू आया और दाहिने साइड भी तुम क्या लिखे हो? ट्रू लिखे हो। मतलब ये दोनों क्या कर गए? मैच कर गए। जब ये दोनों चीजें मैच कर जाएंगी तो कोड तुम्हारा कहां जाएगा? इफ में। और मैच नहीं करेंगी तो कहां जाएगा? एल्स में। अच्छा, इसी सेम चीज को हम देखो दूसरी स्टाइल में लिखते हैं। सेम इंपैक्ट, सेम फर्क, सेम सब कुछ। चलो यही कोड अब हम लिखने जा रहे हैं। अगर हम लिखे WE यूजर नेम डॉट इज डिस्प्लेड, डबल इक्वल टू क्या लिखा है? ट्रू ना। चलो हम लिख दिए क्या? फॉल्स। लिख दिया क्या हमने? फॉल्स। और मैसेज दिया पलट। ये बात भी उतनी ही सही है जितनी ऊपर वाली है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुम ही सोचो क्या लिखा है। अगर इस डिस्प्लेड क्या है? फॉल्स है। अब अगर देखो, अब मान लो इस डिस्प्लेड में फॉल्स आया, फॉल्स फॉल्स मैच कर जाएंगे, मतलब चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो देखो यहां पे मैसेज में क्या आ रहा है? इनपुट बॉक्स फील्ड इज नॉट विजिबल। और अगर इसमें ट्रू आया, अगर मान लो चीज दिखाई दे रही है तो इस डिस्प्ले में क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स मैच करेंगे? नहीं करेंगे। तो इफ नहीं चलेगा, कौन चलेगा? एल्स चलेगा। तो यहां पे आएगा विजिबल। तो बात तो सही है ना।
ये जितना ये तुम्हारा ऊपर वाला कोड सही है उतना ही ये नीचे वाला कोड भी सही है। अब जैसे यही है, इसी बात को ऐसे बोलो जैसे तुमने कहा अगर बारिश होगी तो कोचिंग आएंगे, सॉरी बारिश होगी तो कोचिंग नहीं आएंगे, बारिश नहीं होगी या ऐसे बोलो ना, बारिश होगी तो कोचिंग, या ऐसे बोलो बारिश नहीं होगी तो कोचिंग आएंगे, बारिश नहीं होगी तो कोचिंग आएंगे, अन्यथा वही एल्स, अन्यथा मतलब नहीं, इसको हिंदी में बोले अपनी भाषा में तो नहीं तो वर्ड क्या है, जो उसी को अन्यथा बोल लो, उसी को एल्स बोल लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं तो बोलते हैं, और नहीं तो कोचिंग आएंगे। इसी बात को ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि अगर बारिश हुई तो नहीं आएंगे और नहीं हुई नहीं तो आएंगे, या ये भी बोल सकते हैं अगर बारिश नहीं हुई तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बात तो दोनों घुमा फिरा के क्या है, एक ही है ना, ठीक है। अब इसी में एक बात और देखें, मैम ने ये सब कराया है और अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज ये देखो, ऑब्जेक्ट तो तुम लोगों ने खुद देखे हैं ना, ऑब्जेक्ट तो तुमने खुद देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अच्छा चलो अगर डबल इक्वल टू ना भी लगाएं तो क्या करें, डबल इक्वल ट्रू ना लगाएं तो अच्छा देखो ये भी एक सवाल पूछ रहे हैं। वैसे याद रख लेना यहाँ पे क्या लिखा है, WE यूजर नेम डॉट इज डिस्प्ले डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। शुरू में लगाओ क्योंकि तुमको समझने की अभी जरूरत है। और एक बात और बता दें, नहीं भी लगाओ तो जावा ये मान लेता है कि आपने डबल इक्वल टू ट्रू लगाया है, इसीलिए बहुत से लोगों के कोड में देखोगे डबल इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा होगा तो समझ जाना यहाँ डबल इक्वल टू ट्रू ही लिखा है और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। डबल इक्वल टू ट्रू लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं भी लिखोगे तो जावा एज्यूम करता, मान के चलता है कि इसमें डबल इक्वल टू ट्रू लगा हुआ। स्टार्टिंग में हम लोग लगाते हैं जिससे तुम्हारी बात दिमाग में ये बात समझ में आ जाए कि यहाँ कंपेयर हो क्या रहा है, लेकिन नहीं भी लगाओगे तो जावा मान के चलता है। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो हम ऐसे करें तो इंट a बराबर 100, इंट b बराबर 100 और लिखें इफ a डबल इक्वल टू a डबल इक्वल टू b, और फिर यहां लगा दें क्या, एक और लगा दें क्या, एल्स। अगर a और b मैच करेंगे तो कहां जाएगा कोड, इफ में जाएगा, और नहीं तो कहां जाएगा, एल्स में। ऐसा नहीं कि इफ में बस ट्रू फॉल्स ही चलता है, इफ एल्स में डबल इक्वल टू के सहारे हम लोग कोई भी डेटा टाइप मैच कर सकते हैं। मतलब कितने डेटा टाइप है जावा में, 8 ना, वही क्या स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है भाई, शॉर्ट है, लॉन्ग है, इंट है, डबल है, बाइट है ना, फ्लोट है ना, कैर है, बूलियन है, ये सब 8 क्या है, डेटा टाइप है। कोई भी डेटा टाइप की 2 वैल्यूज को अगर मैच करना है तो आप इफ का यूज करोगे और बीच में क्या लगाओगे, डबल इक्वल। जावा में सिंगल इक्वल टू है असाइनमेंट के लिए, वैल्यू स्टोर करने के लिए, जो कि हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर होता है, सिंगल इक्वल टू। और जो डबल इक्वल टू है ये किसके लिए है, कंपेयर करने के लिए दो चीजों। यहाँ पे ये मत सोचना कि ए में बी की वैल्यू जा रही है, नहीं, यहाँ ए और बी दोनों की वैल्यू को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कि दोनों मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। मैच करेंगी तो इफ चलेगा, नहीं मैच करेंगी तो इफ। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं, ये चिन्ह देखो, ये बात करता है किसकी, नॉट इक्वल्स टू, किसकी, जैसे डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, दोनों को मैच कर रहे हैं। अगर हम ऐसे एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दें और यहाँ पे लिख दें ए एक्सप्लेनेशन मार्क इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अगर ए और बी मैच नहीं करेंगे तब कौन चलेगा, इफ चलेगा,
मैच करेंगे तो कौन चलेगा, एल्स चलेगा। और अगर ऐसे लिख दे तो क्या मतलब है, मैच अगर ए और बी मैच करेंगे तब इफ चलेगा, नहीं तो क्या चलेगा, एल्स। क्लियर? चलो ये तो हुआ, चलो एक आइडिया है, इसके बारे में कुछ बातें और हैं आगे देखेंगे। और याद रखना असली टेस्टिंग यही है। बहुत अच्छी बात हुई है यार कि तुम लोग प्रॉपर इसको हैंड्स ऑन कर लिए हो। और जो इसके पहले ऑटोमेशन कर रहे थे उसका कोई सेंस थोड़ी ना है, कंपनी में गए वो ऑटोमेशन कर देगा, कहेगा करे क्या कर रहा, तुम्हारा कोड तो बस पेज पेज घूम रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, कौन सही है कौन गलत है, तुम्हारा कोड बता ही नहीं रहा है, तुम्हारे कोड का सेंस ही क्या है। तुम्हारा कोड तो पेज पेज क्या कर रहा है, बस जाके घूम टहल के वापस आके बंद करके वापस आ जा रहा है। क्या मतलब बना? तुम्हारे कोड का असली वर्क यही है कि वो जाके देखे चीज सही है या गलत। ऑटोमेशन के स्टेप्स तो बस इसलिए हैं जिससे कि आपको वो उस जगह क्या कर सके, पहुंचा सके। बाद में असली काम तो इसी को करना है जहां तुम दो चीजों को क्या करोगे, मैच करोगे। ठीक है? और उसमें भी दो चीजें होंगी ना, एक एक्सपेक्टेड और एक एक्चुअल। एक्सपेक्टेड जो तुम्हें पहले से पता है, एक्चुअल जो डेवलपर जो हाँ जो एप्लीकेशन में हो रहा है। एक बात और दिमाग में आ रही है कि सर जी ये पास हो रहा है, ये तो पास ही होगा, ये तो क्या होगा, पास ही होगा। जैसे हम ये मैच कर रहे हैं कि फलाने जगह XYZ लिखा हुआ आना चाहिए, अभी लिखा हुआ आ रहा है, वहीं एक्स पास बना के उसको कर दे रहे हैं, तो तुम कहोगे सर जी ये फेल क्यों होगा, ये तो हमेशा क्या होगा, आप पास हो रहा है वहीं से देख के बना के निकाल के रख दे रहे हो, तो ये फेल क्यों होगा। तो पहले तो ये समझो एक बात, हम ऑटोमेशन आज के लिए नहीं करते। ऑटोमेशन कभी ऑटोमेशन का ये यूज मत समझना कि गए हमसे कहा गया ऑटोमेट करो, हम ऑटोमेट किए और आज ही स्क्रिप्ट चला के बता दिए पास है कि फेल है। अरे यार जब तुमको आज बताना है पास है कि फेल है तो काहे को पागल हो जो 4 घंटा ऑटोमेशन कर रहे हो। 10 मिनट में मैनुअली चेक करके बता दो ना चीज चल रही है कि नहीं चल रही है। ऑटोमेशन का पर्पस तुरंत टेस्टिंग नहीं है। ऑटोमेशन एक बार बना दिए तो इसका बेनिफिट ये है कि देखो एप्लीकेशन आज सही चल रहा है, तुम्हें लग रहा होगा सब सही है तो पास ही होगा। अरे आज सही है ना, कल को डेवलपर अपने कोड में कुछ छेड़खानी करेगा, पता चला जो चीज नहीं चल रही थी वो काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो ऑटोमेशन का बेनिफिट क्या है, देखो सोचो तुम्हें जरा, एक चीज तुमसे कहें मैनुअली टेस्ट करो, तुम 10 मिनट में कर दोगे। हम वही चीज कहें यही ऑटोमेट करो तो तुम 3 घंटे में करोगे। 3 घंटे में कितना टाइम लगता है, जोड़ो ना हर चीज, 180 मिनट। मैनुअली करने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट, 18 गुना ज्यादा समय ले रहे हो। कोई पागल है करवाएगा ऑटोमेशन, जब तुम वही काम करने का 18 गुना टाइम मांगोगे। लेकिन तब तुम उसे समझाओगे भले 18 गुना लग रहा है लेकिन ये टेस्टिंग तो सैकड़ों बार करनी है। जब भले तुम्हें लग रहा है कि भाई एक बार हम 3 घंटे लगा दिए, 180 मिनट लगा दिए, अब हम क्या हो गए, बरी हो गए। अब जब जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब तब चलाएंगे और तब तक ये टेस्टिंग करके देगा। और अगर वही मैनुअल हुआ तो मान लो तुम्हें सोचो हमें मैनुअल टेस्टिंग करनी है, 100 बार टेस्टिंग करनी है 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट में उसी चीज को कितनी बार टेस्ट करना है, हमको वही चीज बार बार टेस्ट करनी होती है यार। आज जो चल रहा है कोई गारंटी नहीं है कि कल चलेगा। अब तुम्हें मान लो 100 बार करनी हो, हर बार 10 मिनट ले रहे हो तो कितना टाइम ले लिए, 1000 मिनट ना। ऑटोमेशन वाले इसीलिए पिक्चर में आते हैं, वो कहते हैं कि पहली बार करने में तो हमें क्या लगेगा जी, समय लगेगा, हम 180 मिनट लेंगे, 200 मिनट लेंगे, लेकिन इसके बाद फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर इसको चाहे दिन चलाओ, चाहे रात चलाओ, चाहे जब चलाओ, ये हर बार आपके लिए टेस्टिंग करके देगा। तो 800 मिनट बचा रहा है कि नहीं बचा रहा, ये बेनिफिट है। और ऑटोमेशन जो करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट बनाते हैं, आज के लिए नहीं बनाते, आज तो बना रहे हैं, ये काम आएगा बस अब कब तक, हमेशा। जब जब इस चीज की टेस्टिंग करनी होगी तब आदमी की जरूरत नहीं है ना, आदमी की जरूरत क्यों पड़ेगी, अब आदमी की जरूरत नहीं है। मेरा कोड ही क्या करेगा, टेस्टिंग करके रिजल्ट हमें दे देगा। आई बात समझ में कुछ? तो चलो, और एक चीज ये भी है, मैम देखो सबसे बड़ी बात है वो करवा रही है ना प्रैक्टिस, यार इसी चीज की यहाँ कमी थी और सबसे बता मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि यहीं खड़े होकर देख सके सबका सिस्टम, समझ रहे हो। और इसकी वजह से कई चीज़ें मिसिंग थी, हम मानते ये मेरी तरफ से क्या थी,
कमी थी। और अच्छी बात है कि मैम के अंदर ये पेशेंस है। और याद रखना, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। हम लोग को कंपनी में काम करने से आ जाता है, क्यों? मेरी मजबूरी है, रोज वही करते हैं, तो वही चीज़ मेरे किस में आती है? प्रैक्टिस में। समझ में तो सबको हर चीज़ आ जाती है, प्रैक्टिस में न रहे तो चीज़ बहुत जल्दी दिमाग से क्या हो जाती है? निकल भी जाती है। ठीक है, क्या करें? अच्छा पहले ये बताओ, तुम लोग कंस्ट्रक्टर सीखे हो कि नहीं? कंस्ट्रक्टर नहीं बताया गया है? तो चलो पहले आज हम तो कहेंगे तुम लोग पहले क्या करो, हाँ एक चीज़ पहले ये सीखो, क्योंकि ड्रॉप डाउन यूज़ करो। 2 टॉपिक पढ़ाने हैं अब, या तो ड्रॉप डाउन पहले पढ़ो या तो पहले पढ़ो क्या? एक्शंस क्लास। दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? कंस्ट्रक्टर। अब देखते हैं चलो होता क्या है। चलो कौन सी एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम क्या रखें? नहीं कंस्ट्रक्टर क्या रखें? नाम बताओ कुछ रखें। कुछ भी रख सकते हैं, क्लास का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। चलो ए रख दें? हाँ पता नहीं चलेगा, चलो कुछ भी रख दें। चलो एक काम करते हैं, सिर्फ अरे सब पता चलेगा। चलो क्या रख दिया हमने? डेमो ही रख दिया। ये क्या है? क्लास। ठीक है, तुम्हें पता है क्लास है तो क्लास का क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर से भी बन सकता है और क्लास के बाहर से भी बन सकता है। चलो एक क्लास जब ये नाम सोचे ही थे तो ये नाम का भी एक बनाते ही। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने? मेन मेथड एक बना दिया। चलो अच्छा है, क्लियर। अब चलो डेमो क्लास के अंदर क्या करते हैं कि एक मेथड बना देते हैं पब्लिक। चलो नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड। क्या नाम रखते हैं? चलो XYZ रख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ प्रिंट कर देते हैं I am XYZ। ठीक। अब क्या होगा भाई, अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या प्रिंट होगा? बताओ भाई, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वेरिएबल का टाइप भी क्या होना चाहिए? ए ही होना चाहिए। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, हमने नाम रख दिया क्या? AOBJ। अब बताओ क्या प्रिंट हो? कुछ नहीं होगा। कहोगे सर जी ऑब्जेक्ट बनाने से थोड़ी ना कुछ होता है, आप मेथड कॉल करोगे तब तो कुछ प्रिंट होगा। अगर इसी में तुम आए AOBJ डॉट मेथड कॉल कर दिए, क्या सर वो ऑब्जेक्ट ए का बना रहे हैं आप? अच्छा ए का बना रहे हैं। क्लास का नाम क्या है? सॉरी डेमो। इसका नाम रख देते हैं। चलो अब लिखें डेमो OBJ डॉट लगाएंगे। भाई डेमो का ऑब्जेक्ट बनाने से तो कुछ नहीं होता ना। ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट जब बनाते हो किसी का तो कुछ चलता वलता नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने पे सिंपली वो 8 बाइट की मेमोरी लेता है और वहाँ नॉन स्टैटिक चीज़ें रखता है। नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता कुछ नहीं है। प्रूफ के लिए वैसे चीज़ आप जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चला के इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। कुछ हुआ? कुछ प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यही जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसी का मेथड कॉल कर ले XYZ, अब प्रिंट होगा ना I am XYZ। कोई समस्या? ये तो पुरानी बात है, एकदम नॉर्मल बात है ना। इसमें कोई समस्या समझने में? हमने कुछ नहीं किया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसी क्लास का एक मेथड कॉल कर दिया। लेकिन इसी क्लास के अंदर आते हैं, एक बनाते हैं कुछ मेथड जैसा। ध्यान देना, मेथड, हम मेथड नहीं बना रहे हैं, मेथड जैसा बना रहे हैं। तो मेथड में पहले पब्लिक लगाते हो, चलो इसमें भी लगा दिया। फिर क्या लगाते हो भाई? या तो स्टैटिक मेथड होगा तो स्टैटिक लिखोगे, स्टैटिक नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखोगे। नॉन स्टैटिक कहाँ लिखते हो? कुछ लिखोगे। इसके बाद मेथड में 2 संभावनाएं होती हैं, या तो मेथड वाइड होता है और या तो मेथड रिटर्न करता है। लेकिन ध्यान से देखना, इस मेथड में ना हम वाइड लिखेंगे। देखो जावा में 2 ही संभावना होती है एक मेथड बनाने के टाइम पे, भैया या तो वाइड लिखो या तो रिटर्न करो, तीसरी कोई चीज नहीं कर सकते। हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
ना हम दोनों काम नहीं कर रहे हैं, ना वाइड लिख रहे हैं ना रिटर्न कर रहे हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुछ तीसरी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पब्लिक लिखा, स्टैटिक नहीं लिखा क्योंकि नॉन स्टैटिक है, वाइड नहीं लिखा और न ही रिटर्न टाइप लिखा, और सीधे लिख रहे हैं क्या, नाम। मेथड जो ये मेथड जैसा है इसका नाम भी हम वही रख रहे हैं जो क्या है, क्लास का नाम। पब्लिक डेमो, वैसे तो होता था क्या, पब्लिक वाइड डेमो लिखते या पब्लिक रिटर्न टाइप डेमो लिखते। हमने सिर्फ क्या लिखा, पब्लिक लिख दिया और डेमो लिख दिया, और इसके बाद ब्रैकेट क्या किया, बंद किया। और इसमें क्या प्रिंट करें बताओ, यहां लिख देते हैं सपोज करो हाय, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ये XYZ कॉल हो रहा है, चलो इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना और कुछ नहीं कर रहे हो ना। अब इसको जरा रन करते हैं। हाय प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया? मतलब तुमको कुछ एक समझ में ये बात आई कि सर जो ये डेमो के अंदर आप बनाए थे क्या, एक मेथड जैसी चीज, इसको आप नहीं कॉल किए तब भी अपने आप चल गया बिना कॉल किए। और इसी को बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टर ये भी एक कोड ब्लॉक है, याद रखना, जो न तो स्टैटिक होता है, न तो वाइड होता है, न ही जहां रिटर्न टाइप का जिक्र होता है, और उसका नाम क्लास के नाम से क्या करता है, मैच करता है। उसी को बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऑब्जेक्ट क्लास का बनाओ, अपने आप चलेगा। मैम ओवरलोडिंग बताई है, ओवरलोडिंग बताई है ना, चलो उस बारे में देखेंगे। पहले तो ये चीज समझो, इसका बेसिक बिहेवियर ये समझ में आ रहा है, बड़ा बढ़िया नहीं है ये कि इसको चलाने के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऑब्जेक्ट बनाओ, अपने आप चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अच्छा कभी ये मत सोचना कि सर ने XYZ नहीं कॉल किया है तो वो नहीं चलने वाला था इसलिए चला है, वो भी चलेगा यार, चलाओ। देखो क्या आया, हाय आई एम XYZ, तो मतलब क्या है, लेकिन अच्छा हाँ, अब इसका जरा तुम क्या करो, नाम बदल दो। इसका नाम बदलने का मतलब है इसका नाम हम क्या रख दें, कुछ और रखने की कोशिश करें। अब एरर दे रहा है ना, क्योंकि अगर आप उसको नाम दे रहे हो ABCD या कुछ भी नाम दिए तो फिर ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर की क्वालिटी के साथ कंडीशन है, उसका नाम क्लास के नाम से मैच होना चाहिए। एरर क्यों दे रहा है, एरर इस बात के लिए दे रहा है क्योंकि जावा बोल रहा है ये कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम से मैच तो कर नहीं रहा है। मतलब ये होगा क्या, मेथड, और कह रहा है अगर मेथड नहीं है, अगर ये मेथड है तो वाइड या रिटर्न टाइप कुछ तो लिखो। इसी बात की ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ बात समझे क्या, कि कंस्ट्रक्टर एक कोड ब्लॉक है जो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो अपने आप क्या होता है, चलता है। और इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल आपके सामने है, आपने बस ध्यान नहीं दिया था। ये पूरा कोड है, ये बहुत ढेर सारा कोड है ना, हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, पूरा कोड क्या कर दे रहे हैं, कमेंट कर दिए। बताओ यहाँ क्या हो रहा है, फ्रॉम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, चलाओ जरा। कहां से लॉन्च हो गया भाई, कोई मेथड नहीं कॉल किया, ऑब्जेक्ट पहले भी तो बना रहे हैं बहुत दिन से, कभी ब्राउजर खुला कोई, लेकिन क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए ब्राउजर खुल गया। क्यों, क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है। मतलब सेलेनियम बनाने वालों ने, जिन्होंने क्रोम ड्राइवर क्लास बनाई है,
उसके अंदर क्या बनाया है, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्राउजर को लॉन्च करने का उन लोगों ने कोड लिखा हुआ है। तो जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही कंस्ट्रक्टर चलता है और अपने आप ब्राउजर क्या हो जाता है, लॉन्च हो जाता है। आई बात को समझ में आप? इसमें पैरामीटर दे सकते हैं सब देख रहे हैं। देखो हम सब कुछ बताएंगे, और जो चीज लगेगी ये नहीं बताने लायक है अभी, तो कितना भी पूछोगे नहीं बताएंगे। ये भी याद रखना, जो चीज जैसे हमें लगेगा कि अभी ये चीज बताने लायक नहीं है तो वो चीज हम नहीं बताएंगे, जो भी हो जाए, लेकिन उस समय नहीं बताएंगे क्योंकि हमें लग रहा होगा कुछ ना। चलो आ जाते हैं यहाँ जहाँ देख रहे थे। तो कंस्ट्रक्टर समझ में आया? कंस्ट्रक्टर का क्या क्वालिटी रहेगी? ये ना स्टैटिक होगा, ना वाइड होगा, ना रिटर्न टाइप होगा, और इसका नाम क्लास के नाम से मैच करेगा। अच्छा, कभी कभी लोग ऐसे भी करते थे, जैसे ये मेथड बनाया, ये है ना कंस्ट्रक्टर, हम ये लिख दे पब्लिक वाइड डेमो, एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा, चलेगा भी नहीं। देखो अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये एक नॉर्मल मेथड है जिसका नाम संजोग से हमने क्या रखा है, वही रखा है जो क्लास का नाम है। इस नाम रखने से सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर नहीं बन जाता, कंस्ट्रक्टर बनने के लिए इसके अंदर 3-4 क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे ना स्टैटिक होना चाहिए, ना वाइड होना चाहिए, ना रिटर्न टाइप होना चाहिए, और उसका नाम क्लास के नाम से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, तब वो कहा जाता है क्या, कंस्ट्रक्टर। अच्छा ये भी देखो, येलो कलर से कर दिया ना, इक्लिप्स वार्निंग दे रहा है, जावा नहीं। वो कह रहा है यार मेथड बनाए हो नमो वही लिख दियो, ऐसा तो नहीं देख रहे हो, दिस मेथड हैज अ कंस्ट्रक्टर नेम। ये कह रहा है जो मेथड बना रहे हो उसका नाम तुम क्या दे दिए हो, वही दे दिए हो जो कंस्ट्रक्टर का होता है। इक्लिप्स ये नहीं बोल रहा गलत है, वो कह रहा है ऐसा तो नहीं गलती से कर दिए हो, इसीलिए क्या दे रहा है, एक वार्निंग से दे रहा है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कंस्ट्रक्टर है, और जानते हो इसी कंस्ट्रक्टर को हम एक और नाम देते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, इस कंस्ट्रक्टर जो अभी बना हुआ है इसको कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब जैसे अच्छे चलो क्या करो, मेथड ना बोलना, इसको कोड ब्लॉक बोलो, क्या बोलो, कोड ब्लॉक बोलो, मेथड मत बोलो। जब मेथड हो गया तब तो फिर उसमें रिटर्न टाइप या वाइड कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा अब एक चीज काम करते हैं, जैसे यहाँ हाई आ रहा है, हम सोच रहे हैं हाई भी आए, और हाई कर रहा है तो नाम भी तो ले, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं क्या, सपोज करो लिख देते हैं राहुल, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब इसके बाद हाई लिखा, अंदर एक स्पेस दे दिया, प्लस लिखा और लिख दिया नेम। अब चलाओ जरा, और ये XYZ तो जानती है, तो मेथड ही है। अब जरा देखो क्या प्रिंट होगा, सही है, अंदर भाई नेम है, नेम में राहुल लिखा है, हाय प्लस नेम मतलब हाय, और प्लस राहुल मतलब हाय राहुल। अच्छा एक काम और करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, ये भी देखो। अब बताओ कंस्ट्रक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा, लाइन नंबर 8 में देखो, यहां क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना के और फिर क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो ना भाई। देखो स्टोर करो ना करो ये तो बात की बात है, जब न्यू पढ़ेगा, क्लास का नाम पढ़ेगा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनाने जाता है तो ऑब्जेक्ट आपको बना के देने से पहले इसका नियम है कि ये क्या चलाता है, कंस्ट्रक्टर। अब देखो न्यू डेमो कितनी बार लिखे हो, 5 बार ना, कितनी बार लिखा गया है, 5 बार। रन करो, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार कंस्ट्रक्टर चलेगा, चाहे उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करो और चाहे स्टोर न करो। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब यही है
कितना अच्छा नाम रखा गया है, कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन में अपनी भूमिका निभाता है, इसीलिए तो कहा गया इसे कंस्ट्रक्टर। यार देखो, पहले इन पे नाम पे जाना, ये नाम बड़े अच्छे ढंग से रखते हैं जिससे नाम ही से ही बात समझ में आ जाए। तुम कहोगे सर जी ऑब्जेक्ट बनने में क्या भूमिका निभाता है, तुम ही जरा सोचो एक बार कि जैसे, अच्छा इसको देखो, यहां लिख रहे हो न्यू क्रोम ड्राइवर ना, इससे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट जब बनता है, अच्छा ये बताओ, अच्छा एक बार उल्टा भी सोच के देखो कि अगर ये कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट ना होता तो दुनिया में क्या होता। अगर जावा में एक कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट ही ना होता तब क्या करते तुम, यही सेलेनियम यूज करते। अगर मान लो यही सेलेनियम वालों ने क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर ना बनाया होता तब तो ब्राउजर कैसे लॉन्च होता। तो तुम कहोगे सर जी कोई बात नहीं, तब सेलेनियम वाले क्या करते, हो सकता है एक मेथड ही बना देते, उस मेथड का नाम क्या रख देते, लॉन्च। उस मेथड का नाम क्या रख देते वो लोग, लॉन्च। तब हम लोग सेलेनियम को यूज करने वाले ऐसे ही यूज करते, पहले ऑब्जेक्ट बनाते और फिर लॉन्च नाम का क्या करते, मेथड कॉल करते, ब्राउजर लॉन्च होता, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहां दो रिस्क है। रिस्क नंबर एक, अब से हमें हर बार एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ती, और सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया को जो जो सेलेनियम यूज कर रहा है सबको अलग से लॉन्च नाम का मेथड कॉल करना पड़ता। तुम कहो सर चलो ये भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एक लाइन क्या कर लेंगे, कॉल ही कर लेंगे। लेकिन ये बताओ अगर गलती से लॉन्च मेथड कॉल करना भूल जाते तो लॉन्च ही नहीं होगा, लॉन्च और पूरा कोड लिख डालते, पता चला लिखे हो 500 लाइन, ऑब्जेक्ट बना के नीचे 500 लाइन लिख डाले, लेकिन लॉन्च मेथड ही कॉल करना क्या कर हो गए, भूल जाते, तब क्या होता भाई, ऑब्जेक्ट बनता, आगे के मेथड कॉल करता, बिना ब्राउजर लॉन्च किए हुए तो कुछ काम होता, तब तो एरर ही आती ना। इसी वजह से अब इन लोगों ने कितनी बढ़िया दिमाग लगाया, जब देखो जो चीज तुमको ऐसी लगे कभी भी कि जो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे, ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये फलानी चीज हमें चाहिए ही चाहिए, वो चीज हम लोग रख देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। इससे बेनिफिट हमें ये मिलता है जब ऑब्जेक्ट बनता है तब वो चीज अपने आप चलती है और मेरा काम हो जाता है, हमें उसे अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, पहली चीज। और दूसरी चीज, भूलने का भी रिस्क नहीं रहता, यहां तुम्हें भूलने का रिस्क नहीं है। और तुम्हें बताओ आगे कितना भी कोड लिखो, चाहे 500 लाइन लिखो, चाहे 1000 लाइन लिखो, बिना ब्राउजर लॉन्च किए हुए आगे की लाइनों का कोई सेंस है। इसीलिए इन लोगों ने कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट दिया कि अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे कोई चीज आपको पहले से ही मिलनी चाहिए, ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे कोई चीज, कोई व्यवस्था आपको पहले से ही चाहिए, तो वही चीज आप कहाँ रख दोगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर, जिससे कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा अपने आप वो चीज चलेगी। अब यूज समझ में आया, कंस्ट्रक्टर ना रहे। लेकिन एक बात और समझने वाली बात, मान लो कोई काम ऐसा है जो कभी चाहिए और कभी नहीं चाहिए, तब कंस्ट्रक्टर में उसे मत डालना, तब तो वो तुम्हें हर बार बना के देगा, जबकि तुम ही कह रहे हो हमें कभी चाहिए और कभी नहीं चाहिए। जो चीज तुमको महसूस हो कि यार ये ऑब्जेक्ट बना के आगे यूज करेंगे तो इतनी व्यवस्था तो हमको पहले से करनी ही करनी है, तो वही कोड तुम जाके कंस्ट्रक्टर के अंदर करो। क्लियर है, बोलो। अब एक चीज और देखते हैं। तो अच्छा ये बात समझ में आ गई कि आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। कंस्ट्रक्टर वो है जो बाय डिफॉल्ट चलता है ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर चलेगा। और बेनिफिट भी समझ में आया, क्रोम ड्राइवर इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर ना होता कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखते, और दूसरी उसमें से भी भूलने का क्या रहता, रिस्क रहता, खतरा रहता, भूल गए तो तुम्हारे आगे के कोड का कोई सेंस ही नहीं था। अब तुम भूलोगे ही नहीं, क्योंकि तो अब तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट बनेगा, अपने आप कंस्ट्रक्टर चलेगा, ब्राउजर अपने आप लॉन्च हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और इस कंस्ट्रक्टर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों? जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर ना हो उसी कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा एक चीज ये बताओ, अब यहां जितनी बार ऑब्जेक्ट बना रहे हो हर बार आंसर क्या छप के आ रहा है, हाय राहुल।
हाय आ रहा है और प्लस क्या आ रहा है, नेम, और नेम में तो लिखे हो क्या, राहुल, तो हमेशा क्या आएगा, हाय राहुल ही तो आएगा। जबकि हम चाहते हैं, अब देखो, हम चाहते हैं कि हर बार ये राहुल ही न दे, कभी राहुल दे, कभी संदीप दे, कभी XYZ दे, जो नाम बताएं वो नाम आए। इसी दिन के लिए तो आपको पैरामीटर का कंसेप्ट समझाया गया था कि अगर आपका मेथड एक ही जैसा व्यवहार करे तो उस चीज को क्या करते हैं हम, पैरामीटर में डाल देते हैं, जिससे ये रहता है कि जो मेथड कॉल करता है अपनी तरफ से वैल्यू भेजता है। अभी यहां क्या हो रहा है, तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हो, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा डेमो का कंस्ट्रक्टर चलेगा और राहुल प्रिंट, हाय राहुल प्रिंट होगा। हम चाहते हैं हर बार क्या हो, जैसे मेथड बनाते हैं, पैरामीटर भेजते हैं तो दूसरा भेजा तो कुछ दूसरा प्रिंट हुआ, तीसरा भेजा तो कुछ तीसरा प्रिंट हुआ। जैसे अब देखो, हम लोग ऐड मेथड बनाए, दुनिया भर के मेथड नहीं बनाए थे जब हम लोग कौन सा कंसेप्ट सीख रहे थे, पैरामीटर वाला। और एक बात बताया था ना, बिना पैरामीटर के मेथड जनरली क्या होते हैं, बेकार होते हैं, वो तो तब फिक्स काम करेंगे, वही करेंगे जो ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ रही है, तो अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है बताओ, हाय प्लस नेम और हाय राहुल आ रहा है ना सिर्फ। अगर हमको लगता है कि हर बार राहुल नहीं चाहिए, तो ये जो फिक्स वैल्यू डाल, यही तो सिखाए थे, जो ये फिक्स वैल्यू डाले हो इसको हटाओ और इसी को उठा के रख दो कहाँ, पैरामीटर के अंदर। अब इसी कंस्ट्रक्टर को अब लोग बोलेंगे तो डिफॉल्ट नहीं बोलेंगे, अब इसका नाम बोला जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या बोला जाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्यों, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में पैरा, तो कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, या तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और या तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वो कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर नहीं है उसे क्या बोला जाएगा, डिफॉल्ट, और जिसमें पैरामीटर है उसी को क्या बोला जाएगा, पैरामीटराइज्ड। अच्छा ये बताओ, कंस्ट्रक्टर हम लोग कॉल करते हैं? नहीं, हम लोग कॉल नहीं करते भाई। ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अंदर ही अंदर ये अपने आप कॉल होता है, हमको अलग से कॉल करने की जरूरत इसे नहीं पड़ती। तो देखो, पहले तो यहां हर जगह एरर आ रही है, देख रहे हो ना, 5 एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, पांचों हर लाइन पे एरर आ रही है कि नहीं आ रही, क्यों आ रही है? सीधी एक बात है, आप डेमो क्लास का क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट। आप डेमो क्लास का क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट। जब डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो नियम है कौन चलेगा, अगर इसके पास कंस्ट्रक्टर है तो कौन चलेगा, कंस्ट्रक्टर। जब कंस्ट्रक्टर को चलाने आएगा तो ये कंस्ट्रक्टर तो मांग रहा है हमको नेम दो। भाई एक मेथड में अगर पैरामीटर हो, पहले भी देखे हो ना, तो क्या बिना पैरामीटर के मेथड कॉल कर सकते हो? अगर किसी मेथड में पैरामीटर है तो आपकी मजबूरी है कि आपको पैरामीटर भेजना पड़ेगा। जैसे ड्राइवर डॉट गेट कॉल करते हो ना, स्ट्रिंग भेजते हो ना, यूआरएल ना भेजो, जावा बर्दाश्त करेगा? तुरंत एरर देगा, कहेगा भाई क्या कर रहे हो यार, ये मेथड है, ये पैरामीटर मांग रहा है, तुम दे ही नहीं रहे हो। वैसे ही ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ये भी तो बेचारा पैरामीटर मांग रहा है, तो इसको भी पैरामीटर मिलना चाहिए। और भाई ऐसा तो होता नहीं है कि अलग से कॉल करके हम अलग से भेज देंगे। ये तो कब चलता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। यही वजह है ये एरर दे रहा है, क्योंकि अब आपको देखो, कंस्ट्रक्टर में अगर पैरामीटर है तो जब आप उसका क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, उसी टाइम पे आपको पैरामीटर भेजना पड़ेगा। जैसे यही देखो, हम भेज दें, इसकी एरर चली गई ना, क्यों चली गई, क्योंकि डेमो क्लास के अंदर क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो पैरामीटर में क्या मांगता है, स्ट्रिंग। अच्छा ऐसा करके देखें, यहां नंबर भेज दें, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है, वो कहेगा कि भाई डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका पैरामीटर क्या मांगेगा, स्ट्रिंग मांग रहा है, और तुम भेज रहे हो नंबर। जैसा मांगता है वैसा ही तो देना पड़ता है। अब देखो, इसीलिए आपको यहां पे भेजना पड़ेगा। जैसे हमने राम रख लिया, डेविड रख दिया,
और एक कोई नाम बताओ, चलो विराट रख दिया। अब चलाओ भाई, अलग अलग ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट बनाए हो, पांचों में अलग अलग पैरामीटर जा रहा है कंस्ट्रक्टर के टाइम पे, इसीलिए पांचों में अलग अलग क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। आई बात समझ में? सर तो आपके पास क्या हो सकते हैं, 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, या तो पैरा डिफॉल्ट और या तो पैरामीटराइज्ड। और अगर किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो आपको, अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे पैरामीटर भेजना पड़ेगा। और एक बात और समझो आज से, अगर मान लो आपको पता नहीं है, अंदाजा नहीं है, आपने बनाया सीधे ऑब्जेक्ट, आपको मान लो ये क्लास देखने को नहीं मिली कि डेमो के अंदर क्या है और क्या नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधे लिखोगे न्यू और सीधे लिखोगे क्या, डेमो। तो इसके बाद ये देगा क्या, एरर। एरर जब देगा तो कर्सर ले जाना अपना माउस, पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा है, ये लिखा है नीचे, यहां देखो, ऐड आर्गुमेंट टू मैच डेमो स्ट्रिंग। ये पूरा इशारा कर रहा है आपको, ये कह रहा है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप उसमें आर्गुमेंट या क्या भेजो, पैरामीटर, और ये भी बता रहा है क्या भेजो, स्ट्रिंग, है ना। तो अगर जैसे आपको हम यही डेमो क्लास नहीं दिखाते, तब भी एक जो जावा जानता होता, उस वो डेमो क्लास मान लो उसको आप छुपा के रखे हो, आप डेमो क्लास उसको दिखा नहीं रहे हो, और उससे कहते कि यार यही देखो और ये एरर आ रही है, क्या भेजना है, तो बंदा कर्सर लेता, ले जाता, देखता लिखा हुआ ऐड आर्गुमेंट टू मैच डेमो, तो हो गया कंस्ट्रक्टर का नाम, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्ट्रिंग। तो जावा जानने वाला आदमी समझ जाता, वो कहता भाई कहाँ से चलेगा, पैरामीटर में इसको, उसको क्लास नहीं दिखाए हो, तब भी सामने वाला क्या हो जाता, समझ जाता, वो तुरंत भविष्यवाणी करता कि डेमो क्लास के अंदर एक क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में स्ट्रिंग मांग रहा है, इसीलिए तो लिखा है ये डेमो स्ट्रिंग। तो जो जावा जानने वाला होता समझ जाता, अच्छा गलती हो गई, स्ट्रिंग भेजना है, और फिर वो क्या कर देता, डबल कोट जैसे लगाता, स्ट्रिंग भेजता, वैसे ही सारी एरर क्या हो जाती, गायब हो जाती। कोई दिक्कत नहीं, डबल कोट्स लगा दिए तो स्ट्रिंग हो गया। अब चाहे एक भी अक्षर न लिखो, चाहे 1,00,000 अक्षर लिखो, इसके लिए ये स्ट्रिंग है। क्लियर है ये? यस सर। तो अब ये समझ में आया क्या, कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर की पहचान समझ में आई, ठीक है। अब एक बात और अच्छा चलो एक काम देखते हैं पहले आप लोगों को, ओवरलोडिंग याद है? ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया था, मेथड्स की ओवरलोडिंग, जिसमें यह समझाया गया था कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। जैसे यहां XYZ नाम का मेथड है, दिख रहा है? अब इस XYZ नाम के मेथड एक और बना दें तो देखो एरर दे रहा है। ये तुम यहाँ XYZ लिख दे, यहाँ लिख दे I am राहुल, फर्क नहीं पड़ता अंदर क्या लिख रहे हो, लेकिन ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के आप 2 मेथड, मतलब 2 सेम नेम और सेम टाइप के पैरामीटर के 2 मेथड नहीं बना सकते। जैसे इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं, इसके भी, भाई क्यों जावा मना करता है? जावा इसलिए मना करता है कि जब तुम कॉल करोगे तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा कॉल करना है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। इसीलिए इन्होंने कंसेप्ट दिया कि एक ही क्लास के अंदर कभी भी आपको 2 नाम के 2 सेम नेम के 2 मेथड बनाने हैं, आप बना सकते हो, लेकिन दोनों के पैरामीटर में डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो एरर है, नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर है, एक में एक भी पैरामीटर नहीं है और एक में एक पैरामीटर है। अच्छा ऐसा करते हैं, ऐसे बना दे, अब एरर है, क्यों? क्योंकि 2 इन टाइप के हैं। अच्छा एक ही जगह बी कर देंगे तो एरर रहेगी कि चली जाएगी? अरे चले जाओ तुम भी भाई, एरर रहेगी, क्यों जाएगी? हमने 1,00,000 बार एक बात बताई है कि पैरामीटर का नाम कभी मैटर नहीं करता, उनका मैटर सिर्फ क्या करता है, टाइप। ABCD में वो नहीं है, इसका टाइप। अब लेकिन अगर हाँ ऐसे कर दे, अब कोई एरर नहीं। एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम का चाहो तो 25 मेथड बना दो,
बस 2500 के पैरामीटर सिग्नेचर में अंतर होना चाहिए। पैरामीटर सिग्नेचर बोले तो नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, मतलब कहीं ना कहीं अंतर होना चाहिए। और तब जावा इस चीज को अलाउ करने लगता है। जावा कहता है अब हमें कोई धर्म संकट नहीं है, आप कॉल करो। जब कॉल करोगे तो देखो, अच्छा कॉल करने के टाइम पे XYZ नेम के कितने मेथड दिखाई दे रहे हैं? एक छोटा दिख रहा होगा, अरे यार कुछ बातें इक्लिप्स की अब पकड़ो, इक्लिप्स खुद ही सारी कहानी बता देता है। अब देखो बता रहा है कि नहीं, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, डॉट लगाए, XYZ नाम के 3 मेथड आ रहे हैं ना, ये तीनों कैसे हैं? ओवरलोडेड है। और ध्यान से देखो तीनों में अंतर है, एक में एक भी पैरामीटर नहीं मांग रहा है, एक में इंट मांग रहा है और एक में स्ट्रिंग मांग रहा है। चलेगा कौन? अगर तुम पैरामीटर नहीं भेजोगे तो बिना पैरामीटर वाला चलेगा, इंट भेजोगे तो इंट वाला चलेगा, स्ट्रिंग भेजोगे तो स्ट्रिंग वाला चलेगा। तो यहां जावा को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जावा कहता है भाई हम डिसाइड कर लेंगे हमें किसे चलाना है और किसे नहीं चलाना। लेकिन अगर यही पैरामीटर में अंतर न करो तब, जैसे ऐसे कर दो, अब जावा कहेगा भाई अब तुम XYZ कॉल करोगे तो पैरामीटर नहीं भेजोगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊपर वाला कॉल करना है या नीचे वाला? याद आया? यही क्या है? ओवरलोडिंग। और हर इंटरव्यू में जनरली पूछा जाने वाला सवाल है ओवरलोडिंग भी और कंस्ट्रक्टर भी। आई बात समझ में कुछ? अब एक चीज और देखते हैं जरा, बताओ इस डेमो क्लास है ना, डेमो क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा? जब क्लास का नाम डेमो है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा? डेमो ही होगा, कुछ और तो हो नहीं सकता। एक कंस्ट्रक्टर हम और बना रहे हैं, पब्लिक डेमो, और इसमें पैरामीटर नहीं रख रहे हैं। तो देखो एक ही क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर नहीं बने हैं, दोनों कंस्ट्रक्टर हैं, ये भी कंस्ट्रक्टर है और ये भी कंस्ट्रक्टर है। यहां इसे कहा जाएगा, जो ये इस समय हो रहा है इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग। आप एक ही क्लास के अंदर चाहो तो 10 कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। अरे कंस्ट्रक्टर है तो नाम क्या होगा सबका? क्लास के नाम जैसे नाम तो क्या होगा सबका? सेम ही होगा, नाम तो अलग अलग नहीं होगा नहीं, नाम सबका क्या होगा? सेम ही होना है। ठीक है, नाम सबका क्या होगा? सेम होगा। लेकिन तुम उनके अगर पैरामीटर में अंतर कर दो, जैसे इसमें एक पैरामीटर है और इसमें एक भी नहीं है, अब सवाल उठता है कि सर जी चलेगा कौन सा? जैसे यहां लिख दे और बताओ क्यों बात कर रहे हो भाई? अब देखो यहां पे इस क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर हैं? 2। ये नीचे वाला कैसा है? डिफॉल्ट है, और ऊपर वाला क्या है? पैरामीटराइज्ड। यही क्या कही जाएगी? कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। अब सवाल उठता है सर जी चलेगा कौन? अच्छा यहां भी दिखता है, जरा इस चीज को ध्यान से देखना, आगे एकदम मिलने वाली है अगली क्लासेस में, यही सेम चीज बार बार रिपीट होने वाली है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर अक्सर क्लासेस में मिलेगा जावा की, जब भी सेलेनियम कोई क्लास यूज करोगे ना तो जनरली उसमें कंस्ट्रक्टर होगा। अब जरा देखो, न्यू लिखो और क्लास का नाम क्या है? डेमो। पहले न्यू लिखते थे, डेमो लिखते थे तो एक ही ऑप्शन आता था ना। अब तुमको कितने सजेशन दे रहा है? 2। वो कह रहा है कि डेमो का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चाहो तो आप पैरामीटर न भेजो तब भी बनेगा, और चाहो तो स्ट्रिंग टाइप का भेजो तब भी बनेगा। अगर आप पैरामीटर नहीं भेजोगे तो कौन वाला चलेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला चलेगा। और अगर स्ट्रिंग भेजोगे तो कौन वाला चलेगा? पैरामीटराइज्ड वाला चलेगा। अब यहां पे भी जावा के ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई बात समझ में? अब जैसे और देखो एक काम करते हैं, इसी के अंदर आते हैं एक कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं।
सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने कंस्ट्रक्टर हैं यहाँ? 3, और तीनों के पैरामीटर में अंतर है। ये दोनों कैसे हैं? पैरामीटराइज्ड है, और ऊपर वाला कैसा है? डिफॉल्ट है। सॉरी, हाँ सॉरी, ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है? पैरामीटराइज्ड है, और ये क्या है? डिफॉल्ट है। अगर आप पैरामीटर नहीं भेजोगे तो डिफॉल्ट वाला चलेगा, स्ट्रिंग भेजोगे तो ये वाला चलेगा, और डेमो भेजोगे, ये इंट भेजोगे तो ये वाला चलेगा। तो ये क्या हो गई? कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कंसेप्ट सेम है ना, चाहे मेथड हो और चाहे क्या हो, कंस्ट्रक्टर हो। बस अंतर यही है, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, ऑब्जेक्ट बनाने के, ये कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे चलता है, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ही कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर भेजना पड़ता है। और एक चीज देखो, अब इक्लिप्स के इशारे समझना सीखो। जब लिखा, अगर तुमने एक क्लास कोई तुमको, मान लो कोई डेमो क्लास के अंदर का कोड तुम्हें दिखा नहीं रहा है और बोल रहा है न्यू लिखो और डेमो लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो कभी ऐसा देख के ये मत सोचना कि डेमो नाम की 3 क्लास है। डेमो नाम की कितनी क्लास है? एक ही। तुमको ये देख के तुरंत समझ में आना चाहिए डेमो नाम की एक क्लास है जिसके अंदर 3 क्या है? कंस्ट्रक्टर है। क्यों बात कर रहे हो यार, बेवकूफ आदमी हो क्या? यही होगी, सर पे बैठ के बात कर रहे हो यार। यार डिस्टर्ब होता है, भूल जाते हैं। ठीक है, न्यू डेमो देख लो यहाँ पे कितने ऑप्शन की, एकदम पहचानो, आगे ऐसा होने वाला है, तुमको दिखेगा कि न्यू करके बनाओगे और एक ही क्लास का नाम 4 बार दिखाई देगा। तो उस समय ये मत दिमाग में ले आना कि 4 क्लास है। तुम्हारा दिमाग पहले तुरंत ये करना चाहिए कि अच्छा है, इस क्लास के अंदर 4 कंस्ट्रक्टर है, और तुम ध्यान से देखोगे तो उन चारों के पैरामीटर में अंतर होगा। जैसे यहाँ इन तीनों में अंतर है, एक बिना पैरामीटर का है, एक स्ट्रिंग के साथ है और एक इंट के साथ। क्लियर है ये? यार देखो, हार्शली बोलने का मेरा मन नहीं करता, कभी हम जल्दी बोलते भी नहीं किसी को, लेकिन अब क्लास के टाइम पे अगर पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे बात करोगे तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल होगी, ओवरलोडिंग एक और हो जाएगी एकदम। चलो करके देखते हैं। 2 भेजो, 3 भेजो, ये तो कह रहे हैं एक क्लास के अंदर 25 कंस्ट्रक्टर भेज दो, बना दो, लेकिन 25 के पैरामीटर में अंतर होना चाहिए। अंतर का क्या मतलब है? जैसे एक, इसमें एक स्ट्रिंग है, एक और बना दो जिसमें क्या रख दो? 2 स्ट्रिंग रख दो, स्ट्रिंग नेम कर दो और स्ट्रिंग ABC कर दो, कुछ भी कर दो। अब कितने हैं? 4 हैं। लो एक और बना देते हैं, तीन कर दें या एक? हाँ, इसलिए तो बताया कंस्ट्रक्टर मतलब ओवरलोडिंग कैसे होती है। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर में अंतर होना चाहिए, या दोनों, जैसे मान लो, जैसे यही देखो, इन दोनों में देखो, जैसे XYZ या जो बनाए गए हैं, इन दोनों में देखो क्या है। जैसे इसमें भी, इसमें देखो, इसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, इसमें एक पैरामीटर है, इसलिए दोनों में अंतर है ना। तुम कहोगे सर इसमें भी एक पैरामीटर है, इसमें भी पैरामीटर है, एक एक, तो नंबर ऑफ पैरामीटर तो दोनों में क्या है? सेम है, कि उसमें भी एक, इसमें भी एक, लेकिन टाइप का अंतर है कि नहीं है? तो या तो नंबर का अंतर हो, या तो टाइप का, या तो मान लो ऐसे है इंट A और स्ट्रिंग S, और यहां रख दें स्ट्रिंग B और इंट A। देख रहे हो यहां भी ओवरलोडिंग। अब कहोगे सर जी दोनों में क्या है? 2-2 पैरामीटर है, दोनों में, एक में इसमें भी इंट और स्ट्रिंग है, इसमें भी इंट और स्ट्रिंग है, लेकिन दोनों के सीक्वेंस या ऑर्डर में अंतर है ना, क्रम में अंतर है ना। इसमें पहला इंट, दूसरा स्ट्रिंग, इसमें पहला स्ट्रिंग, दूसरे। यहाँ भी इसलिए ओवरलोडिंग 3 चीजों से मिलकर बंद होती है। तीनों में से कुछ भी हो, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर में फर्क हो, या तो टाइप ऑफ पैरामीटर में फर्क हो, या तो सीक्वेंस ऑफ या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर में फर्क हो, ओवरलोडिंग हो जाए। अब जब तुम कॉल करोगे, पहला इंट भेजोगे, दूसरा स्ट्रिंग, तो ये चलेगा,
और पहला स्ट्रिंग और दूसरा इंट भेजोगे तो ये चलेगा। क्लियर है ये? सर अगर स्ट्रिंग ही अगर सिंगल रखना हो तो दो स्ट्रिंग सिंगल रखना चाहते हो, दोनों में एक एक स्ट्रिंग रखना चाहते हो? नहीं, तब फिर कैसे? तब जावा तुम ही बताओ, जावा कैसे पहचाने? तुम अगर भेजोगे एक स्ट्रिंग तो कैसे सोचे, कैसे डिजाइन? कोई जादू वादू थोड़ी चल रहा है, हर चीज बड़ी सिस्टमेटिक है, जादू कुछ भी नहीं है। तो बताओ जावा को कंफ्यूज होना ही होना है ना? अब जैसे तुम्ही से हम कहें, वहां जाओगे, एक आदमी तुमसे पैसा मांगेगा और एक आदमी तुमसे पैसा भी मांगेगा, जूता भी मांगेगा। तो अब तुमको पता है ना दोनों में अंतर है। अब ये कहते हैं दोनों ही पैसा मांगेंगे, तो तुम कैसे समझोगे कि बात उसकी हो रही है या उसकी हो रही है? मतलब कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए, तभी तो ओवरलोडिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो कंस्ट्रक्टर समझ में आया? और एक काम करो, अब तो मैम ध्यान दे रही है, नोट्स जरूर बना के ले आना, नहीं मैम बाहर भी करेंगी, हम बता दे रहे हैं, और उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भाई अब ये कंस्ट्रक्टर की जैसे आप नोट्स बनाओ, इसे करते हैं अभी क्या यहीं पे। हाँ, अच्छा पब्लिक हटा दें, होगा क्यों? चलो अभी देखो, एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं बताए गए हैं आपको। जावा में 4 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। पब्लिक, जैसे पब्लिक लिखते हो तो वो पब्लिक हो जाता है, कुछ नहीं लिखते हो तो वो क्या हो जाता है? डिफॉल्ट। अभी ये डिफॉल्ट है। चलो अभी आगे बताएंगे आपको ये चारों एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज। पब्लिक वैसे होते कौन कौन से हैं? देखो, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है और डिफॉल्ट होता है। और अच्छा एक बताओ, अभी ये क्या है? डिफॉल्ट। अच्छा हाँ, लेकिन अगर तुमने प्राइवेट बना दिया, अब यहां बाहर से ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्यों? क्योंकि भाई अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे इसको क्या चलाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर तो है प्राइवेट, इसलिए प्राइवेट बाहर वालों से चलेगा ही नहीं। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? सिर्फ क्लास के अंदर वाले यूज कर सकते हैं, बाहर वाले यूज नहीं कर सकते। तो अगर तुमने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना दिया, तब उसका बाहर से ऑब्जेक्ट आप नहीं बना पाओगे। इसलिए अभी इसको क्या रहने दें? पब्लिक। ठीक है? और आगे याद रखना, इंटरव्यू में एक चीज और पूछेंगे, आगे बताई जाएगी, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न भी कुछ होता है, आगे बताया जाएगा। तो वहां वो भी इसी कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। मतलब उस डिजाइन पैटर्न के लिए आपको कंस्ट्रक्टर पता होना जरूरी होगा। तो चलो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।